मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। और हम आज मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 6 की तरफ हैं, जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन को पढ़ने से पहले मैं फटाफट से क्विक रिकैप दे देता हूं कि मैंने आपको अभी तक क्या क्या समझा दिया। तो हमने बच्चों मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन देख लिया है ना। मैटर और उसका क्लासिफिकेशन देखा, एटम्स देखा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखा पिछले लेक्चर्स में, फिर हमने मॉलिक्यूल देखा, और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने मोल कॉन्सेप्ट का रोड मैप समझाया था कि कैसे मोल कॉन्सेप्ट के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, और 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिए थे, मैं उन्हें भी डिस्कस करूंगा फिर, है ना। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एवोगैड्रोस लॉ, और आज फाइनली मैं लेक्चर नंबर 6 की बात कर रहा हूं, जिसमें हम देख रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन, है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो आज मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूं। कौन से कंपोजिशन की बात कर रहा हूं? परसेंटेज कंपोजिशन। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, देखिए, तो परसेंटेज कंपोजिशन को पहले एक कहानी से समझते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उससे फिर समझते हैं अपन कि क्या कहना चाहता है। एंड इस परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर अपन अगर बात करें तो मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूं, तो मैं इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब चीजों को कवर अप करने वाला हूं आपके लिए। परसेंटेज कंपोजिशन में इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके हम एकदम अच्छे लेवल तक जाने वाले हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन की अगर मैं बात करता हूं तो लेटेस्ट से मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है और उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ मैं कहता हूं 50 है। क्लास है, उस क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो मेरी 50 है, 50 की स्ट्रेंथ है मेरी टोटल। इस 50 की स्ट्रेंथ में मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है वो 20 जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट है ना, एंड 30 जो है वो बॉयज स्टूडेंट है ना। गर्ल्स बॉयज, प्लीज आप अपना ये जो डेटा है इसको फ्लिप भी कर सकते हैं कि नहीं हम कम क्यों, हम ज्यादा हैं, तो भाई आप ज्यादा ले लेना, कम ले लेना, जो आपकी मर्जी आप ले सकते हैं। एनीवेज, टोटल मेरे पास क्लास की स्ट्रेंथ 50 है, जिसमें से 20 गर्ल्स हैं एंड 30 बॉयज मुझे दिखाई दे रहे हैं। 20 गर्ल्स, ठीक है, एंड 30 क्या है, बॉयज। तो मुझे बोला जाए कि इस क्लास में गर्ल्स का परसेंटेज बताओ, तो भाई मैं यहां पे लिखूंगा परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, है ना। और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स को अपन यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसे ही करेंगे, अपॉन टोटल स्ट्रेंथ, अपॉन टोटल स्ट्रेंथ इनटू बोलो क्या करूंगा मैं, 100, ऐसे ही करूंगा। या मुझे अगर बोला जाता है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज निकाल के बताओ सर कि बॉयज का परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज में अपन लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज, मेरी बात समझे अपन, और यहां पे आ गया टोटल स्ट्रेंथ इनटू बोलो क्या करेंगे, 100। ये मैंने आपको एक नॉर्मल सा परसेंटेज निकालना सिखाया, लेकिन हमें यहां पर गर्ल्स और बॉयज का परसेंटेज नहीं निकालना है। मुझे यहां ये नहीं देखना है कि गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितनी है, मुझे तो यहां पर एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स का परसेंटेज देखना है। एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स का क्या देखना है, परसेंटेज देखना है। जैसे मैं कहता हूं कि अगर मुझे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो याद रखें कि जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि परसेंट ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो परसेंट आएगा इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे अपन मास ऑफ एलिमेंट, बात समझे, इक्वल टू लिखेंगे यहां पे मास ऑफ एलिमेंट, बात क्लियर, इनटू 100, है ना। और अपॉन में आ जाएगा यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मतलब आपको जो कंपाउंड दिया गया है, बात समझे, आपको जो कंपाउंड दिया गया है उसका यहां पे नीचे मॉलिक्यूलर मास आएगा, और यहां आपसे पूछा है कि उसके जो एलिमेंट है उसका परसेंटेज क्या है। तो जब मैं परसेंटेज कंपोजिशन की बात करता हूं ना बच्चों, तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी एलिमेंट का परसेंट, लेकिन ये पर्टिकुलर एलिमेंट उस कंपाउंड में होना चाहिए था। बिल्कुल आराम से समझे, अभी खूब सारे एग्जांपल बताऊंगा कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। क्या सर ऐसा जरूरी है कि एलिमेंट
एक ही हो, एक से ज्यादा भी तो हो सकता है। तो एक से ज्यादा भी अगर हो सकता तो फिर अपन यहां पे एक छोटा सा चेंज क्या करते कि मैं यहां पे लिखता परसेंट ऑफ एलिमेंट, एंड परसेंट ऑफ एलिमेंट लिख के मैं यहां पे लिखता मास ऑफ एलिमेंट इंटू एन, मास ऑफ एलिमेंट इंटू मैं यहां पे करता एन इंटू 100। एन इज रिप्रेजेंटिंग यहां पे नंबर ऑफ एटम्स, ये एन क्या बता रहा है आपको, नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। एंड अगेन यहां पे मेरे पास आ गया क्या चीज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो ये जो छोटी सी बात मैंने आपको समझाई परसेंटेज कंपोजिशन में, कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको परसेंट निकालना है, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये आपको बात समझ आएगी। मास ऑफ एलिमेंट इंटू एन इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या लिखा है, कंपाउंड। नाउ ये जो मैंने आपको छोटा सा फॉर्मूला बताया ना, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, दो तीन एग्जांपल्स देखते हैं पहले, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला मेरे पास एग्जांपल क्या बोला इन्होंने कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, है ना। यहां पे देखिए बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ क्या लिखा है, वाटर। पानी का मॉलिक्यूल है, पानी, पानी का फॉर्मूला H2O होता है। बोला H2O में दो एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास, है ना। अगर मैं यहां पे बात करता हूं सोल्यूशन की इसकी, तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरा कंपाउंड है वो H2O है, और वो दो एलिमेंट से मिलकर बना। पहला एलिमेंट मेरा हाइड्रोजन और दूसरा बोलो कौन, ऑक्सीजन। बोला कि आपसे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हर एलिमेंट। तो मैं यहां पे सबसे पहले निकालूंगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर जब मैं यहां पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को हम लिखेंगे यहां पे मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू एन इंटू 100 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर, नीचे कंपाउंड का, अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। यही तो सिखाया मैंने पीछे, क्या सिखाया आपको कि किसी भी एलिमेंट का परसेंट निकालना है तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ क्या होता है, कंपाउंड होता है। बिल्कुल बेसिक से समझना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे अपन इसके अंदर, है ना। तो भाई मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू एन करा। अब अगर मुझे परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, नंबर ऑफ एटम आ रहे 2 इंटू बोलो 100। भाई H2 दिख रहा है ना, यहाँ पे दो एटम आ रहे हैं ना, H2 दिख रहा है, दो एटम आ रहे हैं, तो 1 इंटू 2 करा मैंने। 1 मतलब एक सिंगल एटम का मास, इंटू 2 करा नंबर, इंटू 100 अपॉन में मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर की जब मैं बात करता हूं, तो मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर आता है 18। मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना आता है, 18। तो मैं यहाँ पे जब इसको 18 लिखता हूं, तो यहां मैंने लिखा है 18, तो ये लगभग आ गया 9, है ना। और यहां पे अगर मैं देखूंगा तो लगभग लगभग ये 11.1% आएगा। मतलब इस पूरे वाटर के मॉलिक्यूल में 11.1% कौन है, हाइड्रोजन है। पूरे वाटर के मॉलिक्यूल में 11.1% कौन है, हाइड्रोजन है। अब मैं आगे बढ़ता हूं यहां से, बात समझे। अब यहां से अपन आगे बढ़े, तो मुझे बोला परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल के बताओ सर। तो मैंने बोला ठीक है भाई, परसेंट ऑफ ओ निकाल लो। तो परसेंट ऑफ ओ निकालने का क्या तरीका आ जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू बोलो 100 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर, मास ऑफ ऑक्सीजन टू मॉलिकुलर मास ऑफ क्या लिखा है, वाटर। मेरी बात समझ में आई। तो जब परसेंट ऑफ ओ की बात करते हैं अपन, परसेंट ऑफ ओ की बात करते हैं, तो मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब 16 होता है, इंटू यहाँ पे 100 अपॉन यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, 18। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ये 11.1% आ रहा है, तो मैं राउंड ऑफ करके यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, तो लगभग लगभग ये राउंड ऑफ करके बात कर रहा हूं, तो लगभग 89% आएगा। तो आप देखिए, आपने यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करा। पहला किसका करा, हाइड्रोजन का, और दूसरा किसका करा, ऑक्सीजन का। आया, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना था, तो क्या लिखना था बताओ, मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू एन इंटू 100 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। और वैसे ही परसेंट ऑफ क्या निकालना था, ऑक्सीजन। तो एक का परसेंट लगभग 11.1, एक का कितना आया, 89%। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3।
कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। CaCO3 का जो मॉलिक्यूल है उसमें परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट निकालें। तो यहां पे हम देख लेते हैं कि जब मैं CaCO3 की बात करता हूं तो CaCO3 में मेरे पास कुल मिलाकर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। पहला एलिमेंट कैल्शियम, फिर कार्बन और फिर ऑक्सीजन। इसकी एटॉमिसिटी 3 है, इसकी 1 है, इसकी भी कितनी है 1। बोलो आया? कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। और अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं CaCO3 का, है ना, तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा CaCO3 का, तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल, है ना। 100 ग्राम पर क्या आ जाएगा? मोल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत अच्छे सिखाया मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में, तो आप वहां से एक बार देख लेना जो नए बच्चे देख रहे हो, है ना। नाउ एक एक एलिमेंट का अगर मुझे परसेंट निकालना है तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बराबर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या लिखा, CaCO3 इंटू बोलो क्या करूंगा मैं 100। तो परसेंट ऑफ कैल्शियम की अगर मैं बात करता हूं, परसेंट ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का मास आ जाएगा 40, यहां पे आ जाएगा 100, यहां पे भी आ जाएगा 100, 100 से 100 कैंसल, और यहां मेरा फाइनल आंसर जो आया वो कितना परसेंट आ गया, 40%। यानी कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम का कंपोजिशन है वो कितना परसेंट है, 40%। फिर मैं वैसे ही बढ़ता हूं, यहां पे मुझे निकालना परसेंट ऑफ कार्बन। तो परसेंट ऑफ कार्बन बराबर फिर से मैं लिखूंगा यहां पे मास ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ फिर से बोलो कौन, CaCO3 इंटू बोलो क्या करूंगा 100। और जैसे मैं परसेंट ऑफ कार्बन लिखता हूं यहां पे, तो परसेंट ऑफ कार्बन लिखना मतलब 12/100 इंटू बोलो 100, 100 से 100 कैंसल, दैट इज इक्वल टू कितना परसेंट, 12%। और वैसे ही आपको अगर परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो अगेन मैं यहां पे लिखूंगा मास ऑफ ओ अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओ। मास ऑफ ओ अपॉन क्या लिखा मैंने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओ इंटू बोलो कितना 100। तो परसेंट ऑफ ओ अगर निकालना है मेरे को, तो मास ऑफ ओ आ जाएगा 16, इधर ही आ जाएगा 100, सॉरी यहां पे आ जाएगा आपका मास ऑफ ओ में 16 इंटू 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन का एटम है, अपॉन में 100 इंटू बोलो 100, 100 से 100 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू बोलो कितना परसेंट, 48%। तो इस टाइप से आप एक एक एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर पैटर्न बदलेंगे, है ना। यहां पे बोला है कैलकुलेट द परसेंट ऑफ ईच नाइट्रोजन इन यूरिया। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बोला है, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली ये वर्ड ठीक नहीं है, ईच आपसे बोला परसेंटेज ऑफ क्या बोला है, नाइट्रोजन इन यूरिया। तो सबसे पहले भाई यूरिया का फॉर्मूला देखेंगे अपन, और अगर मैं यूरिया का फॉर्मूला देखता हूं तो यूरिया का फॉर्मूला यहां पे बोलो क्या आ जाता है, NH2CONH2 होता है, ये होता है यूरिया। बात समझे, यूरिया का फॉर्मूला है। और यूरिया का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं, यूरिया का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो वो आता है 60 ग्राम पर मोल। अब मुझे बोला सर इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना, अगर आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो अपन यहां पे लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन, है ना, इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, एक और एक, कितना नाइट्रोजन है 2, तो मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, अपॉन में आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, यूरिया, इंटू बोलो कितना 100। देखो मतलब ले देके आप अगर देखें तो परसेंटेज कंपोजिशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला चल रहा है कि परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट इंटू एन इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। बात समझे, सारी जगह मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ये देखिए अगेन यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई करा। क्वेश्चंस मैं बहुत सारे कराऊंगा, थोड़ा सा पेशेंसली आपको लेक्चर्स को देखने पड़ेंगे, और ये मान के चलिए कि आप ये लेक्चर्स देख लेंगे तो फिर आपको समस्या नहीं आने वाली है। मैं लगभग इसमें PYQ वगैरह सब कुछ कवर अप करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है मैंने इसके अंदर, ठीक है। सो अपन आगे बढ़े, अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन अगर मुझे निकालना था, तो नाइट्रोजन का मास होता है 14 और 2 नाइट्रोजन है, अपॉन में बोलो कितना आ जाएगा 60 इंटू बोलो 100, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 28 बाय बोलो कितना
60 इंटू बोलो 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मुझे आंसर लगभग याद है, तो वो लगभग आएगा 46% के बराबर। मैं फिर भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं यंत्र का इस्तेमाल करके। वैसे आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, मेरे पास है, इसलिए मैं कर रहा हूं। हाँ, 46.6% के लगभग आएगा ये जो फाइनल आंसर आएगा इसका 46 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6% के लगभग। तो आप देखिए यहां पे हमने 3 क्वेश्चन देखे, जिसमें मैंने पहले वाले में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूछा था, फिर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन पूछा, फिर यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन का पहला सवाल था, और सभी में एक ही चीज यूज हो रही है कि किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट इंटू एन। एन का मतलब यहां वेरी सिंपल है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट है, उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, इंटू बोलो 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? 3 क्वेश्चन हमने देखे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए मेरे पीछे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है कि इफ इंसुलिन कंटेन्स 0.16% ऑफ सल्फर बाय वेट। इंसुलिन आपको पता ही है ना, आपने देखा होगा डायबिटीज में वो आपके 2 हार्मोन होते हैं, कि इंसुलिन एक ग्लूकेगॉन, है ना। तो मैं बहुत ज्यादा बायोलॉजी में वहां नहीं जा रहा हूं। आप ऐसा समझो कि इंसुलिन है, और इंसुलिन में बोला है, ये इंसुलिन मेरा एक कंपाउंड है, और इसके अंदर बोला है कि सल्फर जो है वो 0.16% है, और यहां बोला है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। आपसे बोला है इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो अक्सर बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि वो इंसुलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछने लग जाते हैं। सवाल में बोला है फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसके अंदर ना वो क्या चेक करने लग जाते हैं कि इंसुलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद नहीं करना इंसुलिन का, मुझे भी याद नहीं है, तुम्हें कहां से याद हो। तो उसमें हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो फटाफट से हम अपना दिमाग लगा लेते हैं कि भाई इंसुलिन मेरा एक कंपाउंड है। बात समझे कि नहीं समझे? यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास जो इंसुलिन दिख रहा है वो मेरा एक कंपाउंड है। इंसुलिन एक मेरा कंपाउंड है, और उस कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है सल्फर। और सल्फर कितना प्रेजेंट है, तो 0.16% प्रेजेंट है। बस काम खत्म, मेरा हो गया। सर सल्फर के कितने एटम्स होंगे, तो भाई यहां पे तुम देखो, यहां लिखा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो जब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोला है इंसुलिन का, आप कंसीडर करोगे कि उसमें एटलीस्ट एक ही एटम है। बात समझे ना? आपसे बोला ना, इंसुलिन कंटेन्स 0.16% सल्फर बाय वेट, देन फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। ये जो लाइन दिख रही है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, इसको कंसीडर करना है आपने कि एटलीस्ट एक एटम है, एटलीस्ट एक, है ना। तो भाई इंसुलिन मेरा एक कंपाउंड, उसके अंदर सल्फर मेरा एक एलिमेंट, और हमको पता है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मतलब परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू होता है मास ऑफ सल्फर, इक्वल टू होता है मास ऑफ सल्फर। परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू मास ऑफ सल्फर अपॉन में आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन, अपॉन में आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन इनटू बोलो क्या हो जाएगा 100। वेरी सिंपल फॉर्मूला, यही तो लगाया सर, यही तो सिखाए सर आप अभी हमको, यही सिखाए सर कि परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर होता है मास ऑफ सल्फर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मतलब इंसुलिन इनटू बोलो क्या 100। इंसुलिन मेरा एक कंपाउंड है। ठीक है सर, आगे क्या करें सर, तो आगे जरा देखो ध्यान से। तो अब मैं यहां पे बात करूं तो परसेंट ऑफ सल्फर दे रखा है मुझे, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर दे रखा है 0.16, मास ऑफ सल्फर होता है 32 इंटू बोलो 100 अपॉन आपको जो निकालना है दैट इज क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या निकालना है, इंसुलिन। तो मेरे लाल अगर आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन बराबर ये हो जाएगा 32 इंटू 100 अपॉन में 0.16। बोलो आया कि नहीं आया? यहां से पॉइंट गया तो ये इधर, और 16 यहां पे कैंसिल हुआ 2, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आ गया वो 2 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम पर मोल आ गया। अरे बोलो भाई, तो इस तरीके से आप देखिए हमें इंसुलिन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, हमने हमारा परसेंटेज कंपोजिशन से इसको कैलकुलेट किया। बढ़ो आगे, चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन।
अब मान लीजिए मेरे पास अगला सवाल आया कि इफ क्लोरोफिल कंटेन्स, है ना, क्वेश्चन बहुत लेके आया हूं, लगभग सब कवर करूंगा। अब फिर से ये जो मेरा क्लोरोफिल है, ये फिर से मेरा जो क्लोरोफिल दिख रहा है, ये मेरा एक टाइप का क्या बन गया, कंपाउंड। समझे, ये क्लोरोफिल मेरा एक टाइप का कंपाउंड बन गया और उस पर बोला 0.24% मैग्नीशियम है, 0.24% मैग्नीशियम है बाय मास, देन फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। फिर से यहां पे वो लाइन आई, फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफिल। क्या मतलब सर इस लाइन का? इस लाइन का बड़ा सिंपल सा मतलब ये है कि जब बोले मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मतलब आपको कंसीडर करना है कि जो एलिमेंट दिया गया है उसका एक एटम प्रेजेंट है। बात समझे, जो एलिमेंट आपको दिया गया है उसका कितना एटम प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है सर, तो सॉल्व करते हैं अपन। तो क्लोरोफिल, थोड़ा सा हम जरा कला का प्रदर्शन कर लें क्लोरोफिल में। तो मान लीजिए कि आपका एक कोई प्लांट है ना, और प्लांट में यहाँ पे ये ग्रीन कलर का लीव्स होते हैं ऐसा, और ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो यहाँ पे ये मानो कि आप ये क्लोरोफिल आपका पिगमेंट है और इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम बोलो कौन है, मैग्नीशियम, और उसका परसेंटेज दिया है ना। तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, यहां पे परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू अपन लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे बताओ, मास ऑफ मैग्नीशियम इनटू बोलो 100 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ CHL। व्हाट इज CHL? CHL इज क्लोरोफिल। तो परसेंट ऑफ मैग्नीशियम दे रखा है मेरे को 0.24, मास ऑफ मैग्नीशियम होता है 24 इंटू बोलो 100 अपॉन में बोलो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफिल। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास नीचे आएगा ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफिल को मैं यहां ले गया, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफिल इक्वल टू बोलो कितना आ गया, ये 24 इंटू 100 अपॉन में 0.24। बोलो आया? 0.24 से यहां से कैंसिल करा मैंने, तो ये आ गया आपका 100, 24 से 24 गया, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया यहां पे, क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफिल इक्वल टू 10 की पावर 4 ग्राम पर मोल। इस टाइप के आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं सारे क्वेश्चन ही कवर कर दूं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि पूरे क्वेश्चन ही कवर कर दूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। मैं लगभग हर पैटर्न के हर टाइप के सवाल ले आया। तो आप नोटिस करें परसेंटेज कंपोजिशन में हम अभी तक इसी पे ही चल रहे हैं कि परसेंट ऑफ एलिमेंट बराबर बोलो, परसेंट ऑफ एलिमेंट बराबर क्या होता है, परसेंट ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो आप देखिए सिंपल फॉर्मूला है लेकिन उसमें अपने आंसर्स निकलते आ रहे हैं। काफी सारे क्वेश्चन कराए है ना। चाय पियोगे, पानी पियोगे, बीच बीच में पी लिया करो, अच्छा लगता है। वैसे भी ऑनलाइन देख रहे हो तो एक तरफ ऐसा तो नहीं मैगी वैगी चल रही है, मैगी खा रहे हैं और मैगी खाते खाते पढ़ाई चल रही है, उधर मम्मी भी देख रहे, पापा भी देख रहे, सब है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन, है ना। जैसे अपन ने एक दो क्वेश्चन देखे, इंसुलिन वाला देख लिया, और देखते हैं चलो। हाँ, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है यहाँ पे। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एचबी के लिए मिलेगा, हीमोग्लोबिन के लिए, वो भी मैं कराऊंगा। तो कैफीन आपको सबको पता है कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 194 दिया है और 28.9% मास दिया हुआ नाइट्रोजन। कैफीन जो है वो एक कंपाउंड है मेरा। कैफीन देखो, ध्यान से देखो, कैफीन मेरा एक कंपाउंड है ना। इस क्वेश्चन को समझो जरा, ये है मेरा कैफीन, ये कैफीन मेरा कंपाउंड है, उसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम बोलो कौन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन मेरा प्रेजेंट है 28.9%। आपसे बोला है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब यहां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन पूछे, मतलब नाइट्रोजन के एक एटम भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन के एटम एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। मेरे को जरा 2 मिनट का समय दीजिए। हाँ, एक भी हो सकता है और एक से क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। एक भी हो सकता है और एक से क्या हो सकता है, ज्यादा। बात समझे, नाइट्रोजन का एटम एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अभी तक के पिछले क्वेश्चन में मैंने सब में क्या कहा था कि आपसे बोला था मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ, है ना। ये जैसे आप देखो वहां लिखा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफिल, ये देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास,
तो मैंने बोला था आप कंसीडर कर लो कि एक एटम है, मैंने बोला था यहां पे भी देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो मैंने बोला था कि आप कंसीडर कर लो कि एक एटम है। लेकिन अब यहां ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बहुत सिंपल तरीका है उसको सॉल्व करने का, ध्यान से देखिए। तो अगेन मेरा एलिमेंट तो नाइट्रोजन है, तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मैं लिखूंगा मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू एन। एन मतलब उसका नंबर है ना, लेट मी राइट इट विद डिफरेंट कलर, थोड़ा सा कलरफुल बना दे, ये एन। आपको इस एन की वैल्यू निकालनी है, दैट इज नंबर ऑफ एटम की इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैफीन। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो नीचे ही आएगा, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या लिखा, कैफीन। तो आप इस फॉर्मूले को देखोगे ध्यान से, तो मैंने यहां पे बहुत सिंपल सा टर्म इस्तेमाल करा, बहुत सिंपल सा टर्म इस्तेमाल करा। देख पा रहे हैं आप, जैसे कि फॉर्मूला कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको दिख रहा है इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन दिख रहा है इंटू एन इंटू 100। एन मतलब नंबर ऑफ एटम, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैफीन। ठीक है सर, तो सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है सर, कर देते हैं सॉल्व, देखिए क्या कहता है ये। तो अब अगर मैं यहां पे चलता हूं तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन मेरे को दिख रहा है 28.9, 28.9 दिख रहा है। मास ऑफ नाइट्रोजन मुझे पता है 14 होगा, नंबर ऑफ एटम को मैं कह रहा हूं एन, अपॉन में यहां पे आ जाएगा 194, है ना, और इंटू 100, क्योंकि कैफीन का मॉलिक्यूलर मास दिया है, कैफीन का मॉलिक्यूलर मास दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यंत्र का इस्तेमाल करूंगा डेफिनेटली। तो ये 28.9 इंटू 194 अपॉन में यहां पे आ रहा है 14 इंटू बोलो कितना, 100, है ना। तो अगर मैं इसको देखूं, यंत्र का इस्तेमाल करूंगा भाई, मैं समय थोड़ा सा अपने पास लिमिटेड रहता है, क्योंकि 28.9 इंटू यहां पे आ रहा है 194, ये आ रहा है 5606.6 अपॉन यहां पे आ रहा है 1400, और हम निकाल रहे हैं एन का वैल्यू डिवाइडेड बाय 1400 जो आया मेरा, ये मेरा आंसर आ रहा है 4। एन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 4। अब एन का वैल्यू 4 आने का क्या मतलब हुआ, एन का वैल्यू 4 आने का मतलब हुआ कि कैफीन के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 4 एटम है। यहां आप देखिए एन का वैल्यू, यहां मेरा आंसर देखिए एन का वैल्यू 4 आ रहा है, तो बड़ा सिंपल, यहां मेरा आंसर भी बोलो कौन आएगा, 4। तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज कंपोजिशन में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और देखते हैं, ये एक क्वेश्चन और है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दूं कि सॉल्व कराऊं, चलो मैं करा देता हूं, कोई बात नहीं, है ना, मैं करा देता हूं, या हो सके तो इसको ट्राई करना, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन कर लेते हैं। मैं बोलेंगे अरे सर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया एक, है ना। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, सेलेनियम एक एलिमेंट है और एंजाइम है पेरोक्सिडेज एनहाइड्रेज। अब इसका फॉर्मूला थोड़ी पता है किसी को, पेरोक्सिडेज एनहाइड्रेज एंजाइम का फॉर्मूला नहीं पता है किसी को, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे रे बाबा, है? वो परेश रावल वाली स्टाइल से ना है राजू, तो मेरे को समझ नहीं आता, तेरे को क्या पता तेरा खोपड़ी में कितना टेंशन है, समझे नहीं समझे, है ना। तो यहां पे जब अपन बात करते हैं ना पेरोक्सिडेज एंजाइम के बारे में, तो फिर मैं यहां पे बात करूंगा परसेंट ऑफ एलिमेंट, मैं बात करूंगा परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू, मैं यहां पे बोलूंगा मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ सेलेनियम लिख लें, स्पेसिफाई कर लें, एलिमेंट अब मेरा यहां पे जो है वो सेलेनियम है, तो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम एसी जो दिया है इक्वल टू मास ऑफ सेलेनियम इंटू बोलो 100 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ये सिंपल फॉर्मूला ही चल रहा है जब से। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम दे रखा है 0.5, तो मैंने यहां लिख दिया 0.5। उसके बाद मास ऑफ सेलेनियम दे रखा है एटॉमिक वेट 78.4, ये दिया हुआ है, इंटू बोलो कितना 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन में बोलो क्या लिखा मैंने, मॉलिक्यूलर मास। सो मेरे लाल मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या बन जाएगा कंपाउंड का, एंजाइम का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम, बात समझे, इक्वल टू आ जाएगा 78.4 इंटू 100 अपॉन में बोलो क्या आ जाएगा 0.5, बात समझे। तो 78.4 दिख रहा है यहां पे, है ना। तो ये अपन देख लेते हैं कितना आएगा, यंत्र का यूज कर लेते हैं। तो 78.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये जो आ रहा है आपका 0.5 आ रहा है, ये आ रहा है 15680, है ना, ये आंसर आ रहा है 15680। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर 4 बनेगा, 1.5 इंटू 10 की पावर 4, तो मेरा ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, और सभी में एक बेसिक टर्म इस्तेमाल हो रहा है।
तो परसेंटेज कंपोजिशन में अपन ने जो है आज देखिए क्या क्या चीजें समझी, क्या क्या चीजें देखी कि सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कोई भी एलिमेंट जो होगा वो मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या होता है, कंपाउंड। और इससे रिलेटेड मैंने आपको देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये कराया था वाटर वाला, फिर मैंने बताया आपको CaCO3 का परसेंट, फिर नाइट्रोजन का, फिर क्वेश्चन का पैटर्न अपन ने चेंज करा। बात समझे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जब अपन आगे बढ़ते हैं तो बच्चों हमने परसेंटेज कंपोजिशन में अभी फॉर्मूला बेस्ड 2-3 टॉपिक देखे, बहुत सारे क्वेश्चन भी ट्राई करे, मतलब मैंने लगभग क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। पीडीएफ वगैरह भी लेक्चर्स में मिल जाएगा आपको, डीपीपीस भी मिल जाएगा, सब मिलेगा। हालांकि क्वेश्चन बचे नहीं है, सब करा दिए हैं। सो परसेंटेज कंपोजिशन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन, और वो जो सेकंड पार्ट मेरा कहलाता है दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए, है ना, कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है ये, ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही छोटी चीज है, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं छोड़ेंगे। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करता हूं तो इसको ना मैं एक पहले तो एक बेसिक आइडिया से समझाता हूं, है ना, उसके बाद फिर अपन इसको देखेंगे कि क्या है टेक्निकली। देखो अपने देश में ना शादियां बहुत होती हैं, अपने भारत देश में बहुत शादियां होती है, शादी में जाते ना बेटा खा के भी आते हो और ना लड्डू वड्डू उठा के भी लाते हो, और ऐसा पक्का होता है कि घर के पड़ोस वड़ोस में कहीं शादी वादी है तो वहां से मिठाई जरूर आती है फिर अगले दिन, है ना, पता है मेरे को, होता है। चलिए एनीवेज, हमारे यहाँ जब शादियां होती है ना, हमारे देश में जब शादियां होती है तो हम पता है मेहमानों का अंदाजा कैसे लगाते हैं कि कितने गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट का अंदाजा, बात समझे, कि कितने गेस्ट आएंगे, कितने मेहमान आएंगे, उसका अंदाजा पता है किससे लगाते हैं, कि हम कार्ड कितने बांट रहे हैं, इनविटेशन कार्ड कितने बांटे जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम गेस्ट का अंदाजा लगाते हैं। हमारे यहाँ शादी में कितने मेहमान आएंगे ये बात किस बात पर डिपेंड करते हैं, कि हम कार्ड कितने बांट रहे हैं। और हमारे यहाँ पता है क्या रेशियो चलता है, स्पेशली मैं अपने घर की बात करता हूं, आपके यहां भी लगभग सभी यही होगा, एक कार्ड इक्वल टू 4 गेस्ट। अगर आपने एक कार्ड बांटा तो वो 4 गेस्ट को इनवाइट करने के बराबर होगा। आप एक कार्ड बांट दीजिए, मतलब आपके यहाँ 4 गेस्ट आएंगे, एक कार्ड पे 4 मेहमान। ये सब क्या होता है, आप शायद अभी हंस भी रहे होंगे बैठे बैठे, हो सकता है कुछ लोग अपने पेरेंट्स के बता रहे होंगे कि ऐसा होता है कि मम्मी पापा, होता है ऐसा, ऐसा काउंट करते हैं, ठीक है। ये हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया कि अगर मैंने एक कार्ड बांटूंगा तो 4 गेस्ट आएंगे, तो मैंने बोला कि भाई मेरे को तो 100 कार्ड बांटने हैं, तो डेफिनेटली 100 कार्ड बांटने मतलब 400 गेस्ट आएंगे, 100 कार्ड मतलब 400 गेस्ट आ जाएंगे। इस हिसाब से ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो आपने निकाला ना, वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। सबसे सिंपल रेशियो क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको ऐसे एग्जांपल से और समझते हैं कि भाई हमें फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर जाना है, हमें ट्रैवल करना है, एंड हमें ट्रैवल करते करते जो हमारा डिस्टेंस है वो टोटल हमें कवर करना है, दैट इज 100 किलोमीटर, है ना। और हमारी गाड़ी का माइलेज मान लो 10 किलोमीटर पर लीटर है, जो हमारी गाड़ी का, जिसको हम देसी भाषा में एवरेज कहते हैं, है ना, और मैं कहता हूं वो 10 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है हमारी, जबकि उसको माइलेज कहते हैं। तो कितना पेट्रोल डला है, तो कितना डीजल डला है, तो ये हमने सिंपल रेशियो निकाल लिया कि एक 10 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, या एक कार्ड पे कितने गेस्ट आएंगे, तो बोले एक कार्ड पे 4 गेस्ट आते हैं, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। तो बोले 100 कार्ड पे 100 गेस्ट आएंगे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप जब इसमें देखें तो आपको नजर आएगा कि मैंने यहां पे लिखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला। Empirical formula of the compound is the chemical formula showing the relative number of atoms in simplest ratio. The simplest formula of compound is known as empirical formula. बात समझे, ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स की जानकारी दे दे, बहुत आराम से, बहुत आराम से पढ़ो, भागना है ही नहीं। बात समझे, सारे चैप्टर के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सब कवर कराऊंगा। सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स की जानकारी दे दे, सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो किसकी जानकारी दे दे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स की, जैसे कि एक कार्ड पे 4 गेस्ट, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, 1 लीटर में 10 किलोमीटर पर लीटर, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो उसी को हम कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। और जब मैं इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करता हूं, है ना, किसकी बात करता हूं, जब मैं
इंपेरिकल फॉर्मूले के, मुझे लगा था ये रबर बड़ा हो जाएगा बट हुआ नहीं वो। तो मैं इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास ग्लूकोज है, मेरे पास जो है वो ग्लूकोज है और ग्लूकोज मेरा एक मॉलिक्यूल है और उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये मेरा ग्लूकोज, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है ना, और मैं यहां लिख देता हूं कि दिस इज माय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किस चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ग्लूकोज का। नाउ मुझे बोला सर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताओ। तो मैंने बोला ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला देखो क्या करना है। यहां से आप एक इंटीजर n बराबर 6 को कॉमन निकाल लीजिए। यहां से आप एक इंटीजर n बराबर किसको? 6 को कॉमन निकाल लीजिए। n बराबर 6 को कॉमन निकाल लीजिए। मैं निकाल लिया कॉमन। अब जब मोमेंट आपने जैसे n बराबर 6 को कॉमन निकाला तो आपके पास मिल गया CH2O। CH2O, और यही CH2O जो दिख रहा है मेरा, यही मेरा कहलाएगा अब कौन सा फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब कहलाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपने क्या देखा बच्चों कि जब मैंने किसी इंटीजर n बराबर 6 को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जब मैंने किसी इंटीजर n बराबर 6 को कॉमन निकाला तो मुझे यहां पे मिला CH2O, और ये CH2O जो है यही मेरा कहलाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। यही मेरा कहलाएगा कौन सा फॉर्मूला? मुझे बताएं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहां से मुझे एक बात समझ आ रही है कि सर अगर मैं इस एम्पेरिकल फॉर्मूले में n का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, देखो ना यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और मैंने, अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये रेशियो दे रहा है आपको। क्या रेशियो दे रहा है? रेशियो आप देखो देखो तो क्या दिख रहा है? फॉर एवरी सिंगल कार्बन, फॉर एवरी सिंगल कार्बन, फॉर एवरी सिंगल कार्बन देयर इज 2 हाइड्रोजन and 1 ऑक्सीजन। फॉर एवरी सिंगल कार्बन देयर इज 2 हाइड्रोजन and 1 ऑक्सीजन। इसने सिंपलेस्ट रेशियो दे दिया आपको। बात समझे कि नहीं समझे? फॉर एवरी सिंगल कार्बन देयर इज 2 हाइड्रोजन and 1 ऑक्सीजन, और इसने आपको सिंपलेस्ट रेशियो दे दिया है, सबसे सिंपल रेशियो दे दिया है। अब सर सिंपल रेशियो दे दिया तो इससे क्या समझूं मैं? तो भाई इससे बहुत आसान काम समझ सकते हैं अपन ये समझ सकते हैं इससे कि आप सर देखो ध्यान से तो आपको एक चीज नजर आएगी कि जब मैंने यहां पे लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर में ये भी तो लिख सकता हूं n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू क्या कर सकता हूं मुझे बताइए? इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू क्या लिख सकता हूं मैं? इंपेरिकल फॉर्मूला। ध्यान से देख लो। क्यों? ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला दिख रहा है आपको CH2O, ये जो दिख रहा है CH2O, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो ना। ये जो CH2O दिख रहा है इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दो? 6 का कर दो। तो क्या बन जाएगा? C6H12O6 बन जाएगा। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में n मतलब इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दे, इंपेरिकल फॉर्मूले में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। सर इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए। ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर मास देखो जरा इसका। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आएगा 180 यूनिट। भाई मॉलिक्यूलर मास अब मेरे हिसाब से आ गया होगा निकालना, बहुत प्रैक्टिस कराई उसकी। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपन एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर मैं सर इसका इंपेरिकल मास निकालूं, तो इंपेरिकल मास निकालोगे तो कैसे निकालोगे जरा देखो? 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो दोनों से मिलकर ये आ जाएगा आपका 30। दोनों से मिलकर ये आ जाएगा 30 यूनिट इंपेरिकल मास। अब 30 में 6 का मल्टीप्लाई कर दे, 30 में 6 का मल्टीप्लाई कर तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला और बन के आ जाता है। यहां से एक फॉर्मूला और बन के आता है क्या? कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है n इंटू इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू बोलो क्या होता है? n इंटू इंपेरिकल मास। तो अब आप देखिए मेरे पास दो चीजें बिल्कुल क्लियर आ गई कि किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो आपका n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला of a compound giving relative number of atoms. Simplest formula of compound giving relative number of atoms. एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये दिया था, लेट्स से ऐसा दिया था इथेनोइक एसिड। एक और ट्राई करते हैं,
और मुझे यहां पे दिया था कौन सा एसिड दिया था, इथेनोइक एसिड, लेट्स से। अब इथेनोइक एसिड की अगर मैं बात करता हूं, है ना, यहां पे मुझे इथेनोइक एसिड दिया था, सॉरी ये दिया था इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो लेट्स से यहां पे मेरे पास जो फॉर्मूला आ रहा था वो फॉर्मूला आ रहा था CH3COOH, ऐसा आ रहा था। मैंने इसको कंबाइन करके कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा, और कंबाइन करके जब मैंने इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा तो ये मुझे बना C2H4O2, ये बन गया मेरा इथेनोइक एसिड। ठीक है, और इथेनोइक एसिड का मेरा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इथेनोइक एसिड का ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं, इथेनोइक एसिड का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं तो ये आएगा 60 यूनिट। मैंने बोला ठीक है भाई, आ गया। सर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो बहुत आसान काम है। मैंने बोला काम कर, इसमें से ना कॉमन निकाल ले, कुछ कॉमन दिख रहा है निकालने के लिए? बोले हाँ, कितना? तो मैंने बोला n बराबर 2 दिख रहा है मुझे, तो ये देखो n बराबर 2 कॉमन निकाल। और n बराबर 2 आपने जैसे इसमें से कॉमन निकाला तो अब ये बन गया CH2O, ये बन गया CH2। अगेन यहां पे भी भाई रेशियो आ रहा है कि फॉर एवरी सिंगल कार्बन देयर इज 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, फॉर एवरी सिंगल कार्बन देयर इज 2 हाइड्रोजन एंड 1 क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन। तो अब मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये जो आया मेरे पास में, ये आया मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला, ये आया मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला। और इसका इंपेरिकल मास अगर मुझे निकालना है, इंपेरिकल मास मुझे निकालना है, दैट इज बोलो क्या है, 30U। क्या है बोलो, 30U। तो मैं यहां पे कह सकता हूं ना अगेन कि भाई अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था, अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था तो मैं कर सकता था n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, 2 का मल्टीप्लाई कर देना इसमें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो मिल जाएगा ना C2H4O2। और अगर मुझे निकालना था मॉलिक्यूलर मास, क्या निकालना था अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास, तो n इंटू मैं यहां पे लिखूंगा अगेन, बोलो कौन सा मास, इंपेरिकल मास। तो इस तरीके से आप देखिए हमारे पास एक दो छोटे छोटे से रिलेशन बन गए, दो छोटे छोटे से रिलेशन बन गए इंपेरिकल फॉर्मूला। मुझे लगता है कंसेप्ट समझ में आया होगा। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला विच गिव्स रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट फॉर्मूला विच गिव्स रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो चलिए आइए देखते हैं, जरा खूब सारे क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं हम। और अब अपन चलते हैं और खूब सारे सवाल देखते हैं। तो जैसे कि पहला सवाल आप देखें, यहां पे मुझे बोला इस टाइप से कि बोला है B2H6 दिया हुआ है, क्या दिया है, B2H6। तो बोला ये जो B2H6 दिख रहा है सर, इसका n बताओ। तो B2H6 से मेरे लाल यहां पे देख लीजिए आप, ये B2H6 दिख रहा है ना, तो B2H6 का n बताइए। तो मुझे n यहां पे दिख रहा है 2 कॉमन आता हुआ, 2 कॉमन निकाला। तो जैसे ही 2 कॉमन निकाला तो इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा BH3। ये देखिए B2H6 था, उसमें से 2 कॉमन तो BH3। अब ये 2 का मल्टीप्लाई कर इंपेरिकल फॉर्मूले में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं फिर से एक बार आपको, है ना, क्या लिख देता हूं मैं यहां पे कि हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू बोलो क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू बोलो क्या होता है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? सिमिलरली ये क्या हुआ, हाँ, सिमिलरली आप देखें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अब नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से, C6H12O6, C6 दिख रहा है, H12O6 दिख रहा है, क्या कॉमन निकालूं बच्चों आप बताओ, C6H12O6 में क्या कॉमन निकालूं? तो मैं 6 कॉमन निकाल लूंगा तो ये मेरा बन जाएगा CH2O, ये बन जाएगा CH2O बनेगा। देखिए n कॉमन निकाला, इंपेरिकल फॉर्मूला। N2O4 में मैं अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा NO2। N2O4 में अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बनेगा, NO2। Al2O3 में ऐसा कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालो और उसको एज इट इज लिख दो, दैट इज Al2O3, है ना। अल्यूमिनियम ऑक्साइड में कुछ भी कॉमन नहीं है। H4S2O8 2 कॉमन निकलेगा तो बन जाएगा H2SO4 आया। HNO3 में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो यहां पे उसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कैसा आएगा, सेम। तो ये एक बड़ा ही छोटा सा सवाल था जिसमें मैंने आपको n और इंपेरिकल फॉर्मूले में रिलेशन बताया, और n इज बेसिकली एन इंटीजर,
जो n है वो हमारा एक बेसिकली क्या है, इंटीजर। इस टाइप के क्वेश्चन में जब कुछ भी कॉमन ना निकालो तो ऐसा नहीं कि आप पॉइंट में कॉमन निकालने बैठ जाए, कुछ कॉमन मत निकाल के बैठ जाना, वहां पे सीधे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ मॉलिक्यूल हैज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ CH। एक मॉलिक्यूल है, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला CH है। बात समझे, मॉलिक्यूल का इंपेरिकल फॉर्मूला बोलो क्या है, CH है, और उसका मॉलिक्यूलर मास 26 एंड 78 है। दो अलग अलग मॉलिक्यूलर मास है, एक 26 है और एक 78 है। बोला इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्या पूछा है, कंपाउंड। चलो पहले अपन डेटा लिख लेते हैं जरा यहाँ पे, है ना, डेटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे बोला इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है यहाँ पे कितना, C और क्या आ रहा है, H। तो अगर मेरे पास इंपेरिकल मास निकालना है मेरे को, अगर मुझे यहाँ पे इंपेरिकल मास निकालना है, इंपेरिकल मास निकालना है, तो इंपेरिकल मास मेरे पास यहाँ पे आएगा C प्लस H बराबर 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू बोलो कितना, 13 यूनिट। ठीक है सर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इक्वल टू 26 यूनिट दे रखा है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, तो यहां पे मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल मास, शॉर्ट फॉर्म में EM। तो मॉलिक्यूलर मास दिया है 26, तो ये आ गया n इंटू बोलो 13, n का वैल्यू आ गया 26/13 दैट इज इक्वल टू 2, n का वैल्यू 2 आ गया। अब जब बच्चों n का वैल्यू 2 आ गया है, जैसे ही बच्चों n का वैल्यू कितना आया 2, तो n का वैल्यू 2 आते से हम लिखेंगे अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, n का वैल्यू 2 आया और ये CH दे रखा है, ये दे रखा CH। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर आ गया C2H2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर बोलो क्या आ गया, C2H2। मेरी बात सबको समझ में आई। सिमिलरली आप उसी क्वेश्चन का देखो, एक 76 वाला दे रखा है, उसी क्वेश्चन में एक 76 वाला दे रखा है, दे रखा है। तो अगेन मैं वहां पे भी वही काम करूंगा, कुछ मैं नया नहीं करने वाला हूं, कुछ भी नया नहीं करने वाला हूं। अगेन मैं वही काम करूंगा कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है 78 इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल मास 13 आ रहा है। इंपेरिकल मास ये लिखा मैंने, यहां निकाला ये 13, ये रहा इंपेरिकल मास यहां पर, ये देखिए इंपेरिकल मास मैंने निकाला है यहां पे, है ना, 13 निकाला हुआ यहां मैंने। तो आप जब देखें तो ये बन जाएगा आपका 78/13 इक्वल टू n, कैंसिल करा ये 6, तो n का वैल्यू मेरा 6 आ गया। अब n का वैल्यू अगर मेरा 6 आ रहा है तो बहुत सिंपल काम करूंगा मैं, क्या काम करूंगा देखो यहां पे मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है मेरे को, तो ये आ जाएगा 6 इंटू CH, ये आंसर आ जाएगा C6H6, ये आंसर आ जाएगा C6 और H6, ये देखिए C6 और क्या बना H6। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखने को मिलेंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। सो बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूले में हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ना इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और वो मैं लगभग आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना, ऑलमोस्ट सारे पार्ट सारे एस्पेक्ट कवर करूंगा मैं इसके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A molecule has empirical formula of CH and its, अच्छा ये तो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ना, सॉरी मैं रिपीट करने में आ गया था वो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The empirical formula of compound of molecular mass is 120 is CH2O। मेरे पास एक यहां पर ऐसा दिया हुआ है कुछ, है ना, और हाँ यहां पर मेरे पास दिया है कि एक कंपाउंड है जिसका मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है CH2O, ऐसा दे रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड बोला है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, ध्यान से देखिए जरा एक बार, है ना,
सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। इसमें जो मुझे दिया है वो दे रखा है इंपेरिकल फॉर्मूला, और इस इंपेरिकल फॉर्मूले के साथ में मुझे मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, और मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू दिया है 120 यूनिट। आपसे इस सवाल में पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। तो जैसा कि बच्चों अभी अपन पीछे देख चुके थे, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको ये बात समझाई थी, है ना। थोड़ा सा पेन का साइज अगर अपन चाहें 2 पॉइंट बढ़ा लेते हैं, तो मैंने आपको यहां बात समझाई थी कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल मास होता है। जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एन इंटू बोलो क्या होता है, इंपेरिकल मास होता है। बात समझे, ये आपका एन इंटू इंपेरिकल मास होता है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एन यहां पे इंटीजर है, जस्ट अभी अपन ने पीछे के क्वेश्चंस में देखा है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल मास होता है। और साथ ही साथ जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू आता है तो एन इंटू आगे बोलो क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। ये भी आएगा अपना एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ये अपन देख चुके हैं दोनों चीजें। तो मेरा सारा फोकस जो फिलहाल अभी इस बात पे रहने वाला है कि मैं इंटीजर को कैसे कैलकुलेट करूं, मुझे इंटीजर को निकालना पड़ेगा। तो देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो अगर मैं यहां से, बात समझे, अगर मैं यहां से इंपेरिकल मास निकालता हूं इस फॉर्मूले का यूज करके, अगर मैं बच्चों यहां से इंपेरिकल मास निकालता हूं तो इंपेरिकल मास बराबर मेरा बनेगा CH2O है तो कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस बोलो क्या आ रहा है ऑक्सीजन, तो 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16। तो यहां अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये जो आ रहा है 12 16 प्लस यहाँ पे 12 और ये आ जाएगा आपका 30 यू आ गया, बोलो आया। अब मुझे पता है कि मॉलिक्यूलर मास है ना, क्या पता है मेरे को अगली चीज कि मॉलिक्यूलर मास बराबर इक्वल टू होता है n इंटू इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास बराबर n इंटू इंपेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास मुझे दे रखा है कंपाउंड का 120, तो 120 बराबर n इंटू यहां पे मैं लिखूंगा 30 करूंगा। जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से जब मैं कैंसिल करता हूं तो n का वैल्यू जो आएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, n का वैल्यू 4 आया। क्लियर है। अब अगर n का वैल्यू 4 आया मेरे पास, अगर मेरे पास n का वैल्यू 4 आ गया तो मुझे यहां पे पता है कि इंपेरिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर आ जाएगा आपके पास में कितना, 4 इंटू CH2O, 4 इंटू क्या आ जाएगा CH2O। आप मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे C4H8O4, C4H8O4। बात समझे, C4H8O4। तो यहां आप देखें ध्यान से तो ये मेरा जो है, ये मेरा आंसर आ जाएगा आपका C4H8O4। क्लियर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, लगभग हम सारे पार्ट्स को कवर भी करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आ गया है ना, क्वेश्चन में चेंज आया यहां पे, है ना। मैं जरा इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए इसको सॉल्व करने के लिए। इंपेरिकल फॉर्मूले के सवाल है, और यहां पे अब देखेंगे तो आपको 3 अलग अलग एलिमेंट के परसेंटेज दिए हैं। कार्बन दिया है 40% और यहां पे हाइड्रोजन दिया है 13.3 और इधर दिया है 46, है ना। तो हम जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 40, 30 एंड 46। ये परसेंटेज दे रखे 40, 13 और 46। आपसे बोला है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निकाल के बताइए। इस टाइप के सवाल को कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल आराम से समझिए, इत्मीनान से समझिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मास से परसेंट निकाल रहे थे। परसेंटेज कंपोजिशन जब मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक फॉर्मूला दे दिया था जैसे कि H2O, है ना। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं कि आपको H2O दिया था, बोला था कि हाइड्रोजन का परसेंट बताइए, और इसी के अंदर मुझे बोला था ऑक्सीजन का परसेंट बताइए, ऐसा कुछ। अब उल्टा हो गया, अब आपको परसेंटेज से फॉर्मूला निकालने को बोला है। बात समझे, आराम से समझा। परसेंटेज से जरा मैं एक मेरा वो पोडियम लिया हूं जिसपे मैं हाथ रख के खड़ा हो जाता हूं आराम से, है ना। एक पोडियम है जिससे मैं आप समझाऊंगा आराम से। हाँ, तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि परसेंटेज दे रखा है, उससे फॉर्मूला बताइए। देख लो ध्यान से, द परसेंटेज ऑफ कार्बन
हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर 40%, 13.3% एंड 46.7%। आपसे बोला एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताइए। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड अगर आपको निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निक है, एक टेबल फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे होता है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम इस टाइप से कॉलम बनाते हैं, ठीक। ये मेरा सबसे पहला कॉलम आया, ठीक है, एंड उसके बाद में एलिमेंट, फिर यहां पे मैं उसका परसेंटेज लिखूंगा, बात समझे, फिर यहां पे मैं लिखूंगा उसका एटॉमिक मास। और दो कैलकुलेशन करनी होती है हमें, मैं बिल्कुल आराम से देखें, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं करना है आपको। यहाँ पे मोलर रेशियो आता है एंड फाइनली फिर यहाँ पे जो आता है एक आपका सिंपल रेशियो, इस टाइप से, है ना। जरा समझिएगा बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बनेगा ये, तो ज्यादा अपने को सोचना नहीं है इसके अंदर। मैं जरा आपको दिखाऊं पूरा एकदम, ठीक है। तो यहां पर ये ऐसा आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहला जो कॉलम मैं बना रहा हूं वो मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज नोन एज एलिमेंट। एलिमेंट के बाद मैं लिखूंगा यहां पे उसका परसेंटेज, फिर मैं लिखूंगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एलिमेंट है, परसेंटेज है, उसका एटॉमिक मास है, एंड देन यहां पे आता है आपके पास मोलर रेशियो। मोलर रेशियो एंड फाइनली जो है यहां पे आएगा आपका सिंपल रेशियो। मोलर रेशियो के बाद बोलो क्या आएगा, सिंपल रेशियो। तो इस टाइप से हम लोग इसको पूरा अभी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आराम से देखिए, मैं एकदम एक एक चीज अच्छे से क्लियरली आपको समझाता हूं। ये मेरा कॉलम हो गया, और इसमें आप ध्यान से सुने कि आपको जो ये पहले तीन कॉलम दिख रहे हैं ना, पहले तीन कॉलम एलिमेंट, परसेंटेज और एटॉमिक मास, ये जनरली दिए होते हैं, जनरली दिए होते हैं। यहां पे मतलब बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, नॉर्मली आपको गिवन रहेगा ये चीज। देखते हैं, मेरे पास एक एलिमेंट दे रखा है मेरे लाल। सबसे पहला जो एलिमेंट दे रखा है मेरे पास वो दे रखा है कार्बन। कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है और नाइट्रोजन दिया है, और कार्बन दिया है 40%। कार्बन जो है मेरे पास वो 40% है, ये मेरे पास है 13.3% है, और 13.3 के बाद ये है मेरे पास 46.7%। 46.7%, तीन दिख रहे हैं आपको, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। एटॉमिक मासेस की बात करता हूं मैं, तो एटॉमिक मासेस इसका दे रखा है 12, इसका दे रखा है 1 और इसका दे रखा है 14। ये एटॉमिक मासेस हैं, एक 12, एक 1 और एक क्या दिख रहा है 14, है ना। तीन एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, परसेंटेज एक का 40%, एक का 13.3, एक का 46.7, फिर 12, 1 और क्या दिख रहा है 14। नाउ अगर मैं मोलर रेशियो की बात करता हूं, तो मोलर रेशियो निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आपको परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। परसेंटेज को डिवाइड करना है किससे, एटॉमिक मास। कैलकुलेशन के दो ही कॉलम है यहां पे, बाकी जो पहले तीन दिख रहे हैं कौन कौन से, एक तो एलिमेंट दिख रहा है, एक परसेंटेज और एक एटॉमिक मास। ये तीन चीजें आपको हमेशा गिवन रहेंगी। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना वहीं पे लगेगा, रिक्वायरमेंट ही वहीं पर है, वो है आपका मोलर रेशियो और सिंपल रेशियो, है ना। तो मोलर रेशियो निकालने का क्या तरीका सिखाया मैंने आपको कि परसेंटेज को डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, ठीक है। तो परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, तो ये मेरा बनेगा 40/12, क्लियर है। यहां मेरा बनेगा 13.3/1, 13.3/1, और यहां बनेगा मेरा 46.7 बाय यहां पे बन जाएगा 14। बोलो आया समझ में, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 40/12 तो ये अराउंड 3.3 आएगा, है ना। फिर भी मैं यंत्र का इस्तेमाल कर लेता हूं थोड़ा सा जल्दी, है ना। तो अराउंड ये जो आएगा, ये 40/12 करूंगा तो ये लगभग 3.33 आ रहा है। तो ठीक है सर, ये 3.33 आया, ये 13.3 ही आया, और अगेन ये भी 3.33 ही आएगा। आप देखिए मोलर रेशियो आ गया। कैसे निकाला मोलर रेशियो, जो भी परसेंटेज दिया है उसको डिवाइड करना है आपको एटॉमिक मास से। जो भी परसेंटेज दिया है उसको डिवाइड किससे करेंगे आप, एटॉमिक मास। नाउ आगे बढ़ता हूं, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो को निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है कि जो भी सबसे छोटी वैल्यू हो, जो भी सबसे छोटी वैल्यू हो, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसको लेकर सबको डिवाइड कर दो। आपको सिंपल रेशियो में तीन वैल्यूज दिख रही हैं, है ना। सिंपल रेशियो में कितनी वैल्यूज दिख रही हैं, तीन वैल्यूज, है ना। यहाँ पे ये 3.3, ये 13.3 और ये 3 पॉइंट, है ना। जरा अपन, हमारे एक हसमुख लाला है हमारे पास,
उनको भी ले आते हैं अपन। हमारे जो हसमुख लाला है, देखते हैं ये हसमुख लाला कहां से आएंगे। तो ये आ गए, इसका ध्यान रखना जरा। ये जो भाई साहब दिख रहे हैं इनका ध्यान रखना। ये हसमुख लाला जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पर ख्याल रखना है, वरना अगर आप क्वेश्चन गलत करोगे तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, जैसे ये हंस रहे हैं। इनका जो नाम है वो हसमुख लाला है, और जब भी आप क्वेश्चन में गलती करेंगे तो ये हंसेंगे, जैसे लोग आप पे हंसेंगे। तो गलती ना करें, इस पे ध्यान दें। सिंपल रेशियो निकालने का क्या तरीका है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है मोलर रेशियो में, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको लेकर सबको डिवाइड करो, खुद को भी डिवाइड करो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हसमुख लाला हंसेंगे नहीं तो ध्यान रखना है ना। सिंपल रेशियो कैसे निकालना है कि जो मोलर रेशियो में सबसे छोटी वैल्यू है उसको लेकर सबको डिवाइड करना है। तो सबसे छोटी वैल्यू 3.3 आ रही है मेरे पास, तो है ना। तो 3.3 आ रही है, 3.3 को डिवाइड करेंगे 3.3 से, 13.3 को डिवाइड करेंगे 3.3 से, 3.3 को डिवाइड करेंगे 3.3 से, ये कैंसिल होके मेरे पास आ गया 1, ये कैंसिल होके भी मेरे पास आ गया 1, और ये कैंसिल करूंगा तो लगभग ये आएगा 4 बना। तो मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला जो बना बच्चों, यहां से जो मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला बना, इन चीजों से जो बना है ना, वो बन गया है मेरे पास। क्या बन गया है बताइए, मैं इधर लिख देता हूं इंपेरिकल फॉर्मूला। C1H4 और N, C1H4 और N। C1 है, देख लो कार्बन 1 है, उधर H4 है, और N जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। CH4 और N मतलब मेरा सेकंड आंसर। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपको कैलकुलेशन करने की जो नौबत पड़ेगी, जो जरूरत पड़ेगी, वो दो जगह पड़ेगी, एक मोलर रेशियो में और एक सिंपल रेशियो में। क्लियर है? अभी 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे अच्छे, ताकि एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्या हो, क्लियर हो। अपने को कोई भी कॉन्सेप्ट को आधा अधूरा नहीं छोड़ना, मजा नहीं आएगा, है ना। एकदम अच्छे से ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है, थोड़ा सा इसको जरा व्यवस्थित कर ले, है ना। अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट ए। कोई एलिमेंट ए है वो 50% है, और दूसरा कोई एलिमेंट बी है वो आपका वो भी 50% है ना, ये इधर छुप गया था, एटॉमिक वेट 10 है उसका। जैसा कि मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन वैसा ही सॉल्व करना है जैसे अभी मैंने जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन कराया। ये मेरा कॉलम आ गया एलिमेंट का, ये मेरा कॉलम आ गया एटॉमिक मास का, ये मेरा कॉलम आ गया परसेंट का। यहां कैलकुलेशन लगेगा मोलर रेशियो और यहां लगेगा सिंपल रेशियो। देख लीजिए, सबसे पहला जो कॉलम आया मेरा, वो मेरा कॉलम आया एलिमेंट का। ठीक है, यहां पर ये आया मेरा एलिमेंट। एलिमेंट के बाद यहां पर लिख रहा हूं मैं परसेंटेज, यहां लिख रहा हूं एटॉमिक मास, यहां पर आ गया मोलर रेशियो। ठीक है, और यहां पे आ गया सिंपल रेशियो, मोलर रेशियो, और यहां पे आया सिंपल रेशियो। एक मोलर रेशियो और एक सिंपल रेशियो। तो हम जब इसके बारे में बात करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, बढ़ते हैं आगे, है ना। और क्वेश्चन को जब अपन सॉल्व करें बहुत आराम से देखे जरा कि मैं क्या कराने वाला हूं। एलिमेंट मेरे पास अगेन देखो, तो एक एलिमेंट मेरे पास ए आ रहा है ना, और एक एलिमेंट मेरे पास बी आ रहा है। दो एलिमेंट है, एक ए है बी है, और दोनों के दोनों कितना परसेंट है, 50%। दोनों के दोनों कितना परसेंट है, 50%। एटॉमिक मास एक का 10 दिया है और एक का 20 दिया है। ये एटॉमिक मास 10 है और ये 20 है, ये इस टाइप से दे रखे, 20 यूनिट और 10 यूनिट। अब जैसा कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बोला था कि आपको कैलकुलेशन जो करनी है वो केवल दो जगह करनी है, एक मोलर रेशियो में कैलकुलेशन करनी है और एक सिंपल रेशियो में करनी है। बात समझे? एक कैलकुलेशन किसमें है, मोलर रेशियो, और एक किसमें है, सिंपल रेशियो। तो मोलर रेशियो में बात करें तो मैंने बताया था कि परसेंट को डिवाइड कर एटॉमिक मास से, परसेंट को डिवाइड कर एटॉमिक मास से, परसेंट को डिवाइड कर एटॉमिक मास से, कर दिया। आप डिवाइड करेंगे तो यहां वैल्यू आपको मिलेगी 5 और यहां वैल्यू मिलेगी आपको 2.5। एक तरफ 5 मिल रही है, एक तरफ क्या मिल रही है, 2.5। और मैंने बोला था कि जो मोलर रेशियो में सबसे छोटी वैल्यू आए, है ना, जो मोलर रेशियो में सबसे छोटी वैल्यू आए उसको लेकर आपको सबको डिवाइड करना है। जो भी मोलर रेशियो में कैसी वैल्यू आएगी, सबसे छोटी वैल्यू आएगी, उसको लेकर आपको सबको क्या करना है, डिवाइड। मेरी बात समझे? तो जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो 2.5 आ रही है ना, तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूं, तो ये करूंगा मैं 5/2.5 और यहां करूंगा 2.5/2.5।
देखिए 5/2.5 करा तो मेरा आंसर आ गया 2 और यहां मेरा आंसर आया 1, तो मेरा जो आंसर आया वो बन गया A to B। आंसर जो मेरा बना वो क्या बन गया A to B। तो अपने जरा हसमुख भाई को बुला लूं क्या मैं 2 मिनट के लिए, है ना, हसमुख भाई को बुला लेते हैं अपन यहाँ। सॉरी ये क्या करा मैंने, हाँ तो कहाँ है अपने हसमुख भाई, ठीक है ये आ गए अपने हसमुख भाई। तो ये भाई को मैंने यहां बुला लिया और मेरा जो आंसर आया आपके पास में अब जो निकल कर आया दैट इज, बोलो कौन आया, A to B। क्लियर। तो आप देखें A to B के हिसाब से मेरा आंसर जो आ रहा है वो सेकंड आ रहा है। तो इस टाइप से आप इंपेरिकल फॉर्मूले के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टॉपिक तो अपन बहुत अच्छे से समझ ही चुके हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा हो। अच्छा ठीक है, ये एक क्वेश्चन और आया। अच्छा अब इसमें ना नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ध्यान से देखो यहां पर जो है इंपेरिकल फॉर्मूले के सवाल में नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। अभी तक तो मैं परसेंटेज दे रहा था, है ना, अभी तक तो सर आप परसेंटेज दे रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि कंपाउंड में एक एटम क्रोमियम है और एक एटम कौन है, ऑक्सीजन, और उसके ये इतने इतने एटम्स हैं, इतने इतने एटम्स हैं। हमारे पास दो कंपाउंड है, एक क्रोमियम है एक ऑक्सीजन है। एक है 4.8 इंटू 10 की पावर 10 और दूसरा है 9.6 इंटू 10 की पावर 10। आपसे बोला एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, क्या बोला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करता हूं तो यहां पे आ गया फिर से मेरे पास एलिमेंट, है ना, एलिमेंट के बाद आ गए यहां पे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स, और अब यहां पे डायरेक्टली हम लेंगे मोलर रेशियो। नंबर ऑफ एटम के बाद क्या लूंगा, मोलर रेशियो, एंड फिर डायरेक्टली यहां पे मैं अब लिखूंगा सिंपल रेशियो। तो मोलर रेशियो के बाद मैं चला किसकी तरफ, सिंपल रेशियो। पहला एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ एटम्स, फिर मोलर रेशियो, और फिर क्या आ रहा है, सिंपल रेशियो। तो जब इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स से ये रिलेटेड आ गया है ना, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो कभी आपने देखा ही नहीं, आप तो परसेंटेज वाला पढ़ा रहे थे अभी तक। अभी तक तो आप क्या पढ़ा रहे थे, परसेंटेज वाला। अब परसेंटेज तो आया नहीं, यहाँ तो नंबर ऑफ क्या आ गए, एटम्स आ गए। तो मोलर रेशियो से ही हमारा काम बनेगा। तो मैं देखता हूं एक एलिमेंट मेरे पास दिखता है मुझे क्रोमियम, और एक एलिमेंट दिखता है ऑक्सीजन। उसके नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 4.8 इंटू 10 की पावर 10, बोलो आया। और दूसरा आ रहा है 9.6 इंटू 10 की पावर 10। ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए, एक 4.8 इंटू 10 की पावर 10, एक 9.6 इंटू 10 की पावर 10। अब मुझे निकालना है मोलर रेशियो। यहां इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको यहां पर मोलर रेशियो निकालना है तो आपको बहुत सिंपल काम करना है कि यहां आपको 4.8 इंटू 10 की पावर 10 को डिवाइड कर देना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप देखेंगे मैंने इनडायरेक्टली यहां नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, यहां मैंने इनडायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, समझे। वैसे ही मैं आगे बात करता हूं। हाँ सर, भाई मैं तो है ना ऑलरेडी भूल गया आज यार, कल दे दूंगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कल ले लेंगे, है ना, हाँ कल दे दूंगा। ओके ओके, हाँ वो मैंने बैग में देखा तो ऑलरेडी नहीं था, आराम से आराम, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ओके ठीक ठीक, कल ले लेना जो भी, हाँ हाँ कोई उसका इशू नहीं है, हाँ डन डन, हाँ ठीक 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 ओके। सो आप यहां देखें कि मैंने नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड करा है एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रोस नंबर 6.022, अब परसेंटेज नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ क्या है, एटम्स है। तो वैसे मैं इसका भी मोलर रेशियो निकालूंगा तो ये आ जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, 10, बोलो आया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पे इतना पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप बिना डिवाइड करे डायरेक्टली देखें कि यहाँ जो मोलर रेशियो आएगा ना ये स्मॉलर वैल्यू आएगी। इस मोलर रेशियो को मैं थोड़ा सा जरा इसको इधर शिफ्ट करूं, है ना, ये जो थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूं, है ना, चलो वो नहीं हो रहा अभी मेरे से, कोई बात नहीं। आप देखोगे कि आपको जो मोलर रेशियो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये स्मॉल आएगा, छोटा वैल्यू आएगा, और ये जो आएगी ये लार्ज वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि 4.8 को 6 से डिवाइड कर रहे हो और 9.6 को 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये छोटी वैल्यू आएगी, मतलब ये छोटा वैल्यू आएगा। और मैंने सिंपल रेशियो कैसे निकालना सिखाया
कि जो मोलर रेशियो में सबसे छोटी वैल्यू आए, जो मोलर रेशियो में सबसे छोटी वैल्यू आए उसको लेकर सबसे डिवाइड करना है। तो जब आप इसको इसी से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा, इस नंबर को इसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। खुद को खुद से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा। लेकिन जब इसकी बात करता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा 9.6 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन में यहां पे 6.022 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है, 20। देखो सिंपल रेशियो निकालने का तरीका वही है, सिंपल रेशियो निकालने का तरीका वही है। क्या तरीका है? तरीका यह है कि मोलर रेशियो में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको लेके सबसे डिवाइड कर दो। अब डिवाइड जब करेंगे अपन तो ये तो पूरा टर्म गया और ये पूरा टर्म गया तो मेरा आंसर यहां पे 2 आ जाएगा, और 2 आया तो आप देखो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो CrO2 आएगा। मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो CrO2 आएगा। तो CrO2 के हिसाब से आप देखो तो मेरा सेकंड आंसर आएगा। तो यहां आप देखेंगे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था। क्वेश्चन में चेंज क्या था कि परसेंटेज की जगह नंबर ऑफ क्या दिए थे, एटम। ऐसे अपन बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूले के। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने लेक्चर्स देख लिए ना आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा यहाँ, बात समझे? सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे अपन यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे ये जो आंसर आ गया ये सिंपल बन गया। आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे वाले। टॉपिक मतलब एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब पढ़ने के बाद ना फिर मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए सर ये रह गया वो रह गया, सब फालतू की बातें है ना। नाउ अब यहाँ पे देखो एम्पेरिकल फॉर्मूले में मैंने एक क्वेश्चन में और चेंज ला के दिया, एक चेंज और लाया मैं इधर। आप देखो जरा ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। ऑन एनालिसिस अ सर्टेन कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन आयोडीन एंड ऑक्सीजन इन मास रेशियो। Certain compound was found to contain iodine and oxygen in mass ratio of 254:80। उनका जो मास का रेशियो है वो 254 बोलो कितना है, 80 है। बहुत सिंपल है, इसको भी अपन बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जिससे अपन चलते आए हैं। आपको कुछ इसमें अनोखा काम नहीं करना है। तो मैं सबसे पहला वही लिखूंगा एलिमेंट, है ना। एलिमेंट के बाद अब परसेंटेज हट गया तो मैं यहां पे लिखूंगा मास रेशियो। मास रेशियो के बाद यहां लिखूंगा मैं एटॉमिक मास। मास रेशियो के बाद लिखूंगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बाद मेरे पास अगली जो चीज आएगी दैट इज नोन एज मोलर रेशियो, और मोलर रेशियो के बाद जो अगली चीज आएगी दैट इज नोन एज सिंपल रेशियो। मोलर रेशियो के बाद सिंपल रेशियो। आप देख पा रहे हैं मैं इंपेरिकल फॉर्मूले के परसेंटेज कंपोजिशन में एक ही एक फॉर्मूले से अपन चल रहे हैं, लेकिन जितने डिफरेंट टाइप के सवाल हो सकते हैं वो मैं सारे कवर करूंगा, जिससे कि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए जब वो इस लेक्चर को देखें तो उनको ऐसा एहसास हो कि हाँ सर, हम जब ये लेक्चर देख के उठे तो हमें ऐसा लगा कि हमारा टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। और वही होना चाहिए, है ना, टॉपिक अपना पूरा कवर होना चाहिए। तो ये देखिए फिर से एलिमेंट है, फिर मेरे पास मास रेशियो है, फिर एटॉमिक मास, फिर मोलर रेशियो। अब इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक अनोखी बात क्या है, क्योंकि यहां मेरे पास परसेंटेज नहीं है, यहां पे मेरे पास मास रेशियो है। मास रेशियो, परसेंटेज नहीं है, यहां मेरे पास क्या है, मास रेशियो। ठीक है सर। तो बच्चों सबसे पहले एलिमेंट में देख लेता हूं, एक मेरे पास आयोडीन है और एक मेरे पास कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका मास रेशियो 254 दिया है और इसका मास रेशियो दिया है 80। एटॉमिक मासेस की बात करता हूं तो आयोडीन का एटॉमिक मास दे रखा है 127 और यहां पे होता है 16। कुछ मत करो, मोलर रेशियो निकालना है। कौन सा रेशियो निकालना है, मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो निकालेंगे अपन, और मोलर रेशियो निकालने का तरीका बताया मैंने आपको। क्या तरीका सिखाया मैंने कि 254 डिवाइडेड बाय मैं कर रहा हूं 127 एंड 80 डिवाइडेड बाय यहां क्या कर रहा हूं मैं 16। सिंपल मोलर रेशियो मतलब इनडायरेक्टली बात करो तो नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल रहे हो आप एक तरीके से। आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब आप अंदर से खुद से रिकॉल करके मुझे बताइए कि सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं। तो सिंपल रेशियो निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि मोलर रेशियो में जो सबसे छोटी वैल्यू हो, मोलर रेशियो में जो सबसे छोटी वैल्यू हो उसको लेके सबको डिवाइड करना है। तो यहां मेरे पास बन जाएगा ये 2/2 और ये बन जाएगा 5/2। तो 2/2 मतलब आ गया 1 और 5/2 मतलब आ गया 2.5। अब यहां एक मजेदार चीज हो गई,
यहां मजेदार चीज ये हो गई कि सर जो हमने आंसर निकाला उस हिसाब से तो इसका आंसर आना चाहिए आई और ये 2.5 ये आना चाहिए, पर ऐसा फॉर्मूला देखे हो क्या कभी? है NaCl में Na लिखा और Cl लिखा 1.5, बोलो फ्रैक्शनल देखे हो क्या? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं कि आयोडीन आ गया है और O आ रहा है 2.5। अरे भाई इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा I2O5। अगर वहां 1.5 होता तो भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो IO लिखा है 2.5 इंटू 2, तो ये I2O5 बना और I2O5 बन रहा है, इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो ये फोर्थ आ जाएगा, दैट इज I2O5। तो आप देखिए मैंने आपको अभी तक परसेंटेज वाला क्वेश्चन बताया है ना, परसेंटेज के बाद मैंने नंबर ऑफ एटम दिए होते तो बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है, नंबर ऑफ एटम नहीं दिया हूं, अगर मास का रेशियो दिया तो बता दिया कि सॉल्व कैसे करना है। मतलब सारे डायमेंशन मैंने आपके कवर करें, कौन से फॉर्मूले में? इंपेरिकल फॉर्मूले में। सर मजा नहीं आया, मान लो अगर कुछ और टाइप का क्वेश्चन आ जाता तो थोड़ा सा लेवल और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वैसे भी नीट के पेपर का लेवल अब अच्छा जा रहा है, तो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं अपन, और थोड़ा लेवल और बढ़ाते तो अब उसको भी समझते हैं अपन कि जैसे मानो एक ये क्वेश्चन आ गया है ना, 2.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर हैज 1.24 ग्राम ऑफ फास्फोरस इन इट, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है ना, ये देखो इस टाइप का सवाल आ गया, तो अब इसमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं अपन। जब इस टाइप का सवाल आए तो अगेन फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ परेशान नहीं होना है, एक बहुत सिंपल से कैलकुलेशन करना है, वो मैं करके बताता हूं आपको कि कैसे करना है ना। यहां पे मैं कहता हूं कि जो मेरा मास ऑफ कंपाउंड आ रहा है, यहां पर मेरे पास जो मास ऑफ कंपाउंड है, पूरे कंपाउंड का जो मास है वो है मेरा 2.2 ग्राम आ रहा है, 2.2 ग्राम, ठीक है सर। जिसमें से मास ऑफ फास्फोरस इस कंपाउंड में, मास ऑफ फास्फोरस जो आ रहा है, मास ऑफ फास्फोरस जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है बेटा 1.24 ग्राम पूरे कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में 1.24 ग्राम फास्फोरस है। तो बच्चों मेरे मैं यहां से परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकाल लू ना, है तो मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि परसेंट ऑफ फास्फोरस इन कंपाउंड, तो परसेंट ऑफ फास्फोरस इन कंपाउंड को मैं लिखूंगा मास ऑफ फास्फोरस, मास ऑफ फास्फोरस अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ फास्फोरस अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू, बोलो क्या लिखा है 100, मास ऑफ फास्फोरस अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू क्या लिखा 100। तो मास ऑफ फास्फोरस मेरे पास आ रहा है 1.24, मास ऑफ कंपाउंड आ रहा है मेरे पास 2.2 इनटू, बोलो क्या करा मैंने 100। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मैं थोड़ा सा यंत्र का इस्तेमाल करूंगा है ना जल्दी करने के लिए, 1.24 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2.2, तो ये आ रहा है 56.36, 56.36% आ गया किसका? फास्फोरस का। तो वैसे अगर मुझे परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है इन कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है तो टोटल 100 में से माइनस करूंगा 56.36 को, 100 में से माइनस करूंगा 56.36 को, तो ये आ जाएगा मेरा 43.6%, ये आ गया मेरा 43.6%। अब आप देखिए आपके पास दोनों एलिमेंट के परसेंटेज आ चुके हैं। आप ध्यान से देख लीजिए कि आपके पास दोनों एलिमेंट के परसेंटेज आ चुके हैं। किस किस के परसेंटेज आ गए, है ना, ये लाइन क्यों टेढ़ी हो गई भाई, दो एलिमेंट है ना, एक फास्फोरस था और एक सल्फर था, दोनों के परसेंटेज आ गए आपके पास में। अब अगर दोनों के परसेंटेज आ गए तो बस फिर कहानी बढ़ाओ अपन आगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां वही, क्या लिखूंगा बताओ, एलिमेंट, एलिमेंट के बाद लिखूंगा मैं यहां परसेंट, फिर लिखूंगा मैं एटॉमिक मास, फिर लिखूंगा एम आर, और फिर लिखूंगा एस आर। एम आर मतलब मोलर रेशियो, एस आर मतलब सिंपल रेशियो, है ना। थोड़ा सा जरा डेकोरेटिव बना ले, बोर तो नहीं होते हो, बीच में ब्रेक ले लिया करो अगर ऐसा लगे कि अरे सर थका रहे हो आप तो, है ना, तो जब ऐसा लगे थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिया करो, होता है पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, एक ही एक आवाज कान में आती है तो बोर तो होते हैं।
बट कोई बात, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। तो एक एलिमेंट मेरे पास फॉस्फोरस, एक एलिमेंट सल्फर। फॉस्फोरस का परसेंट दिया है 56.36, ये दिया है 56 पॉइंट कितना है 36। सल्फर का भी दे रखा है मेरे को 43.6, ये आ गया 43 पॉइंट कितना 6। एटॉमिक मास बोला है, तो एटॉमिक मास इसका 31 है और इसका बोलो क्या है 32 है। मुझे लगता है यार अब मोलर रेशियो निकालना आ गया होगा। अब तो अपन ने बहुत क्वेश्चन कर लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें, बता दूंगा पूरे में। तो 56.36 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 31, और यहाँ पे 43.6 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 32। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, छोड़ना मत कुछ भी। तो मोलर रेशियो अगर मैं निकालूं तो ये आ रहा है 56.36 डिवाइडेड बाय कितना है 31, ये आ रहा है 1.8। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं इट इज 1.81 है ना। अभी एसआर नहीं निकाला है, जगह कम पड़ेगी अपन देख लेंगे वो तो उधर। और ये आ रहा है 43.6 डिवाइडेड बाय कितना है 32, ये आ रहा है 1.36, ये आ रहा है 1.36। अब छोटी वैल्यू 1.36 है, एसआर निकालना है ना। थोड़ा सा अच्छा कलर ले लें, ये एसआर निकालना है, सिंपल रेशियो। बताओ मुझे सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं। जो सबसे छोटी वैल्यू आती है उसको लेके सबको डिवाइड। तो 1.81 डिवाइडेड बाय 1.36 और ये 1.36 ये कैंसिल होकर मेरा 1 आ गया है ना। और ये जो दिख रहा है मेरा 1.81 डिवाइडेड बाय 1.36 ये आ रहा है 1.33 ऐसा कुछ आ रहा है 1.33। अरे मेरी बात समझे कि नहीं समझे, आ रहा है 1.33। अब अगेन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई कि वहां फॉर्मूला ऐसा तो नहीं बन सकता कि फॉस्फोरस आ गया 1.33 और सल्फर आ गया 1, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसको ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमें होल नंबर मिल जाए। बात समझे, ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे क्या मिल जाए होल नंबर मिल जाए। तो 1.33 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.66 आता है, 1.33 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो 3.99, 1.33 को मल्टीप्लाई करूंगा अगर 3 से, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए ना, तो वो 3.99 मतलब लगभग 4। तो मेरा आंसर आ जाएगा P4S3। P4S3 देखो P4S3 समझे। तो यहां अपने को इसको पूरा होल नंबर में कन्वर्ट करना है और मेरा आंसर यहां पे ये आ गया, दैट इज P4 और S3। आप देखिए मैंने इंपेरिकल फॉर्मूले के लगभग सारे एस्पेक्ट कवर कर रहा हूं, बात समझे, लगभग सारे एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन कोई सा भी अपन नहीं छोड़ेंगे बच्चों, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, खूब सारे क्वेश्चन है, आप तो देखते चलो। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आपका बचेगा ही क्या, सारा कवर हो जाएगा, समझे। अब जैसे मानो ये एक क्वेश्चन और अच्छा आया, है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जेई लेवल के क्वेश्चन है, तो अच्छे से अपने को करना है, जो नीट का पेपर टफ तो जा ही रहा है। 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम वॉज हीटेड स्ट्रांगली, 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम वॉज हीटेड स्ट्रांगली इन एयर, हवा में उसको गर्म किया, है ना। तो यूरेनियम अपन मान लो ऐसा कुछ रहा होगा मेरे पास, लेट्स से यहां पे मैं कहता हूं सोल्यूशन, और यूरेनियम प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन आया, तो यहां मेरे पास आया UX और OY, UX और वो Y, है ना। यूरेनियम को हीट कर दिया मैंने, किसके प्रेजेंस में हीट कर दिया, एयर के प्रेजेंस, तो ऑक्साइड बनाया उसने। और यहां पे ये कह रहे हैं कि ये 2.38 ग्राम है, ठीक है। मैंने बोला भाई यूरेनियम जो आ रहा है वो 2 पॉइंट कितना ग्राम आ रहा है 38 ग्राम आ रहा है, वेरी गुड। और ऑक्साइड जो है वो 2 पॉइंट कितना आया है 806 ग्राम। मतलब ये कहानी जो है फालतू में दी है, ये क्वेश्चन जस्ट इसके पहले जो कराया ना वैसा ही है, बट फिर भी हम सॉल्व पूरा करेंगे। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला है, यूरेनियम को गर्म करा ऑक्सीजन के साथ में, तो जो ऑक्साइड है उसका वजन आया 2.806 ग्राम। पानी पियोगे क्या, पानी यानी पी लिया करो बीच में, चाय भी पी सकते हो, बैठे बैठे मैगी भी खा सकते हो, ठीक है। मैं तो पी लूं, मुझे पानी पीने दिया करो। स्टे हाइड्रेटेड हमेशा, है ना, ठीक है बच्चों। हसमुख लाला को लिया है क्या बीच में, अभी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को देखो, आप तो पढ़ो क्वेश्चन अच्छे से। क्या कह रहा है ये कि 2.38 ग्राम यूरेनियम को गर्म करा तो जो ऑक्साइड मिला वो इतना मिला। अब निकालना तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन के दो एस्पेक्ट हैं, दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट को देखते हैं अपन, समझते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन के दो एस्पेक्ट है, दो पार्ट है, उसको समझते हैं अपन क्या कह रहा है ना। तो अगर मैं यहां बात करता हूं यहां, तो मेरे पास सबसे पहले अगर मैं देखूंगा
तो परसेंटेज ऑफ मुझे यूरेनियम निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ यूरेनियम निकालने का तरीका है मास ऑफ यूरेनियम अपॉन मास ऑफ ऑक्साइड, मास ऑफ यूरेनियम अपॉन मास ऑफ ऑक्साइड इनटू बोलो क्या है 100। ये करेगा ना, क्योंकि यूरेनियम कंबाइन होके क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया, तो उसमें कुछ मास यूरेनियम का और कुछ मास किसका है, ऑक्सीजन का है। तो मास अपन परसेंट निकाल रहे हैं यहां, और जब मैं परसेंट की बात करता हूं तो यहां पे परसेंट ऑफ यूरेनियम जब मैं लिख रहा हूं तो मास ऑफ यूरेनियम आ रहा है 2.38 और मास ऑफ ऑक्साइड आ रहा है मेरे पास 2.806 इंटू बोलो कितना 100। तो जब मैं इसको सॉल्व करता है मेरे लाल, है ना, तो यहां पे आ जाएगा 2.38 इंटू बोलो 100 डिवाइडेड बाय 2.806, तो ये बन जाएगा मेरे पास 84.81, 84.81%। ये मेरा आ गया यूरेनियम का परसेंटेज। समझे, किसका परसेंटेज आ गया, यूरेनियम का। क्यों, क्योंकि यूरेनियम ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाया था, ऑक्साइड बनाया था। अब आप मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, बताइए, सोचिए जरा खुद से। तो अगर मैं यहां पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करता हूं तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मैं निकालूंगा तो डेफिनेटली मैं 100 माइनस क्या करूंगा 84.81 करूंगा, है ना। तो माइनस इसको मैंने करा 100 से, तो ये आ रहा है 15.18, दैट इज इक्वल टू 15.18%, 15.18%। परसेंट ऑफ यूरेनियम दिखा मेरे को 84.81 और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 15.18। अब दोनों के परसेंट आ गए। आगे की कहानी वही है जो अभी तक करते आए, आगे की कहानी वही है। हसमुख लालो को ले आओ, अब उठा लाओ कि हसमुख भाई आ जाओ, अब आपकी जरूरत है। तो ये आ गए मेरे हसमुख भाई यहाँ पे। क्यों आ गए, क्योंकि इनको पता है कि अब ये जो क्वेश्चन है बचा हुआ वो बच्चों को आता है ना, बचा हुआ क्वेश्चन अब बच्चों को आता है। तो कैसे आता है, तो चलो भाई ऐसे आता है। तो सबसे पहले आता है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट के बाद आता है परसेंट, परसेंट के बाद आता है एटॉमिक मास, एटॉमिक के मास के बाद आता है एमआर, एमआर के बाद बोलो क्या आता है एसआर, एसआर मतलब सिंपल रेशियो। पहला एलिमेंट, फिर परसेंट, फिर एटॉमिक मास, फिर एमआर और फिर क्या है एसआर। तो अगर सॉल्व करता हूं मैं इसको तो मेरा एलिमेंट यूरेनियम ऑक्सीजन, परसेंटेज आ रहा है 84.81, 84.81 और यहां पे आ रहा है 15.81, 15 पॉइंट कितना है 18। एटॉमिक मास इसका दे रखा है आपको 238, इसका दे रखा है 16। अब निकाल लो एमआर, एमआर मतलब परसेंटेज को डिवाइड करेंगे तो 84.81 डिवाइडेड बाय बोलो क्या आया 238 और यहाँ पे 15.18 बाय बोलो क्या है 16, है ना। तो इसको देखें अपन तो 84.81 डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है 238, यहाँ पे आ रहा है ये 0.35, इसको डिवाइड करा तो ये बन रहा है 0.35, क्लियर है। और दूसरा वाला जो दिख रहा है वो 15 पॉइंट कितना है 18 डिवाइडेड बाय ये आ रहा है 16, तो बच्चों ये आ रहा है 0.94, पॉइंट कितना आ रहा है 94। मैंने बोला जो वैल्यू सबसे छोटी आई उसको लेके सबको डिवाइड कर दो। तो 0.35 को अगर 0.35 से ही डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया मेरा 1, और यहां पे 0.35 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 0.94 को डिवाइडेड बाय 0.35 तो ये आ रहा है आपका 2.7, ये आ रहा है आपका 2 पॉइंट कितना 7 आया। अब 2.7 आ रहा है तो क्या करें बताइए जरा, होल नंबर तो नहीं आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है यूरेनियम, यहाँ पे लिख रहा है 1 और ओ लिख रहा है यहाँ पे 2 पॉइंट कितना 7। क्या करूं, तो 2.7 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 5.4 आ रहा है ना। फिर 2.7 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 8.1 आ रहा है, मतलब लगभग 8। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर बनेगा U3 और O8। अब ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मैंने आपको काफी करा दिए, बात समझे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो है मैंने आपको काफी करा दिए हैं। तो आप देखिए यहां पर ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला जो था इसको मैंने आपके सामने पूरा कवर अप करा, बात समझे, इंपेरिकल फॉर्मूले को मैंने पूरा क्या करा कवर कर दिया, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन और उठा लेते हैं फिर वाइंड अप करेंगे, है ना। मेरे ख्याल में सफिशिएंट इतने क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपको अब बन जाएंगे।